नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके सेकेंड ईयर आईटीआई के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं 10 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट यानी जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चंस का पेपर अपन को जो बच्चों ने क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपका पेपर अभी नहीं हुआ तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको ध्यान से देखें और पेपर ओवरऑल आ कहाँ से रहा है इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये पेपर हमें दो बच्चों ने सेंड किया है। एक बच्चा है आनंद ठाकुर, आगरा कस्बा के शमशाबाद का रहने वाला है, और सेकंड बच्चा है ओमाराम, कुचामन सिटी, जिला नागौर, ये राजस्थान का बच्चा है। इन दोनों बच्चों ने ये क्वेश्चन सेंड किए। दोनों बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो पेपर का रिव्यू देते हैं, आपको एक मोटा मोटी एनालिसिस बताता हूं आपको मैं। दोस्तों, अगर आप चैनल से आज ही जुड़े हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं कि हमने पिछले एक महीने के अंदर थ्योरी की आपको 27 क्लासेस दी थी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10 क्लासेस दी थी। पूरा पेपर उन्हीं में से आया है। यदि आपके पास समय है और आपका पेपर अगले 3 से 4 दिन में होने वाला है, 2 दिन में होने वाला है, तो आप इन सारी वीडियोस को देख लीजिए। गारंटी देता हूँ 100% एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ड्राइंग सब इसमें करवाया हुआ है। आज कौन कौन से क्वेश्चन आए वो भी बताऊंगा, इनको भी दोबारा पढ़ कर जाना है, लेकिन समय निकाल कर इतना ज़रूर आप कर लीजिए। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि टाइम की कमी है, आप स्पीड डबल कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने है। यानी वीडियो खोलेंगे आप, स्पीड डबल करके आप देख सकते हैं, तो जो 25 मिनट की 20 मिनट की क्लास है वो 10 मिनट में आपकी कवर हो जाएगी। तो इतना समय तो आपको देना पड़ेगा। आइए एक मोटा मोटी एनालिसिस करते हैं कि आज 10 जुलाई को जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से आए थे। ठीक है, चलिए देखो। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आया डीसी जनरेटर में से आया। वेव वाइंडिंग इसमें दी थी आपको और सवाल पूछा कि वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है या वेव वाइंडिंग क्यों की जाती है। क्वेश्चन तो करवाया हुआ था, उसी में से आया है। बता देता हूँ आंसर फिर भी। वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज के लिए होती है। हाई वोल्टेज के साथ लो करंट आएगा, ध्यान रखना। सी उत्तर करके आना था। हाई करंट के साथ लो वोल्टेज, ये है आपके लैप वाइंडिंग का आंसर। ठीक है, बस आप चैनल से अगर आज इसी वीडियो के जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर करना। ऐप में हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे तो वो टेस्ट कंपटीशन वाले बच्चों के लिए होता है, लेकिन अब आप सेकंड ईयर पास कर लोगे तो आपको भी तो कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वो भी आपके काम आएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कौन कौन से है वो भी बताऊंगा। थ्योरी वाले थोड़े से स्पीडली चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और है वही जो बता चुका हूँ। अगर वो 27 क्लासेज आप देखेंगे तो उन्हीं में से आ जाएगा। कैडमियम सल्फाइड को किस से संकेत किया जाता है? अर्धचालक पदार्थ होते हैं। कैडमियम सल्फाइड को आर से लिखते हैं। ए होता है जर्मेनियम के लिए, बी होता है सिलिकॉन के लिए, और सी जो होता है ये होता है कैडमियम फास्फाइड के लिए। ठीक है, सॉरी गैलियम आर्सेनाइड के लिए। कैडमियम सल्फाइड तो ये हो गया, गैलियम आर्सेनाइड के लिए सी होता है। ठीक है, और ये आंसर आपका डी आएगा कि आर से उसे संकेत करते हैं। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ वैसे आपको, टॉपिक वाइज जितने भी क्लासेस दी थी ना उनमें। ये है ड्राइव वाले सवाल में, चैप्टर में से कह रहा है कि जो ड्राइव पैनल होता है उसमें बीओपी का पूरा नाम क्या है? बीओपी का पूरा नाम होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ये वो पैनल होता है जिसमें एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले लगी रहती है जो प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करता है। डाटा या प्रो बटन होता है जिससे डाटा को स्टोर किया जा सकता है। पूरा एक पैनल लगता है। ठीक है, बी उत्तर है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ओवरऑल जो पढ़ाया लगभग वही आया, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे दोस्त एक क्लास या एक वीडियो से सब कुछ नहीं होता। आपको समय थोड़ा सा हमें देना होगा। अगला सवाल देखो। एक मैथ का क्वेश्चन आया था इस तरह से। संख्याएं हो सकता है अलग हो लेकिन तरीका यही था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस जो 14, 15 कुछ लिखा हुआ है इनकी जगह अलग था, तो दोनों को जोड़ दो। 14x और 25x प्लस के है, दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे? 39x। 2y और 3y प्लस के है तो कितने हो जाएंगे? 5y। ठीक है, ये तो अभी लेटेस्ट वाली क्लास में करवाया था, जो लास्ट क्लास हुई थी ना ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन वाली, सेम यही क्वेश्चन उसमें मैंने दिया था। तो सी उत्तर आएगा 39x और 5y जरूर कर देना। ठीक है, अगला सवाल लॉजिक गेट में से आया था। खैर लॉजिक गेट ये नहीं था, वो बच्चा बता रहा था कि उसका था नैंड गेट का था। वो बोला सर ए इंटू बी की बार थी शायद। कोई बात नहीं, मैं आपको सारे ही बता देता हूँ। अगर ए की बार है तो ये है नॉट गेट,
अगर a प्लस बी है तो ये है और गेट, अगर a इंटू बी है तो ये है एंड गेट, a प्लस बी पर बार है तो ये है नोर गेट, a इंटू बी पर बार है तो ये है नैंड गेट। कम से कम आप 1, 2, 3, 4 और 5 इन 5 गेट का बुलियन व्यंजक अच्छे से याद करके जाएंगे, लॉजिक गेट वाला आएगा ही आएगा। अभी जैसे ये है देखो, a प्लस बी की बार है ना तो नोर आ जाएगा, सी हो जाएगा। a इंटू बी की बार अगर है तो नैंड हो जाता, ठीक है, सी उत्तर कर देना, नोर आएगा इसका। आगे देखो वाइंडिंग के जो कम्यूटेशन वाला चैप्टर है डीसी जनरेटर का, वहाँ से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर के संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधी तार का उद्देश्य क्या है। ये यहाँ जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ ना, इसका सवाल पूछ रहा है। दरअसल कम्यूटेशन होता है धारा के मान में जब परिवर्तन होता है। क्यों होता है ये बड़ी डिटेल है, थ्योरी में आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। ये कॉइल पहले शॉर्ट होती है फिर एक्टिव होती है, तो धारा की दिशा बदलने के कारण इसमें स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ आता है। फिर गुरुजी स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ से क्या होता है कि स्पार्किंग होती है, तो रेजिस्टेंस लगाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, और जैसे ही समय बढ़ेगा तो प्रेरित ईएमएफ का मान घट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। धारा दिशा आसानी से पलटना, यानी धारा की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें समय ज़्यादा लगना, क्योंकि जो प्रेरित ईएमएफ है वो di/dt से निकलता है। अब अगर समय बढ़ेगा तो ईएमएफ कम हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन के कारण ये ईएमएफ धारा का अपोज करता था। डी उत्तर है इसका भी। अच्छा क्वेश्चन है, करके आना जरूर। थ्योरी के साथ में वो बताऊंगा मैं आपको, वर्कशॉप कैलकुलेशन वाले जो कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं ना उनका भी है। वोल्टेज ड्रॉप वाला बताया आपसे, आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप के कारण दोनों होते, दोनों करके आना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करवा चुका हूँ पहले भी। और डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ के लिए फॉर्मूला पूछा है तो φZNP60A होता है। अब ये मत बोलना कि फास्ट करा रहे हो, इनमें तो फास्ट ही होगा, हम केवल निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि आया क्या था, एक क्वेश्चन को नज़र में से निकाल रहे हैं ना। आपके पेपर में हो सकता है थोड़े से दूसरे क्वेश्चन हो, उन्हीं टॉपिक में से उनसे ही जुड़े हुए होंगे, तो आपको वो सारा टॉपिक पढ़ना है। अल्टरनेटर के इस भाग का नाम है सेलिएंट पोल रोटर दिया हुआ है, मैंने बताया था आपको। बेलनाकार रोटर आ जाए तो वो अलग पोर्शन है। इसके लिए आपको क्या करना है, सी उत्तर करना है। सेलिएंट पोल रोटर जो है वो इसका सही एक्चुअल आंसर है, ठीक है। लगभग चीज़ें वही आई थी जो पढ़ाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा समय निकाल कर बस वो क्लासेस देख कर आनी है भाई, है ना। आ जाओ अगले सवाल पर। देखो क्या कह रहा है कि 1000 RPM का अल्टरनेटर 6 पोल है, उसमें सप्लाई फ्रिक्वेंसी की गणना करनी है। देखो अल्टरनेटर में फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, F/120/पोल, सॉरी फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने के लिए Pn/120, गति ज्ञात करने के लिए होता है F/120/पोल, ठीक है। ज़्यादातर RPM ज्ञात करने वाला आता है, इसलिए वही फॉर्मूला स्पीड में निकल गया। Pn/120 करना है। 120 क्यों किया, गति RPM में है, याद रखना, कंफ्यूज कर सकता है। एक क्वेश्चन नेमी असाइनमेंट में दिया हुआ है ऐसा, अगर आपको स्पीड RPS में दे रखी है देन आपको Pn/2 करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी Pn/120 वाला सूत्र लगा दो। पोल कितने हैं, 6, n का मतलब होता है स्पीड RPM में कितनी दे रखी है, 1000, 120 का भाग दे दो, उत्तर कितना आएगा आपका, 50 हर्ट्ज। ये रहा सी ऑप्शन में, ठीक है ना, कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कौन कौन से आए थे पहले वो बताऊं, थ्योरी वाले तो सब बच्चों को लगभग याद ही है, चलो ये क्वेश्चन कराता हूं। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो आए थे, ड्राइंग के जो आ रहे हैं वो भी बता देता हूँ। देखो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर संचालन के लिए एमीटर बेस जंक्शन का न्यूनतम वोल्टेज कितना होता है, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात है, ट्रांजिस्टर शब्द जब भी आ जाए तो वो बीजेटी से संबंधित बात कर रहा है। बीजेटी का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें 3 सिरे होते हैं, ठीक है ना। 3 सिरे कौन कौन से होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। 3 सिरों के अलावा इसमें 2 जंक्शन बनते हैं। पहला जंक्शन यहाँ बनता है, J1 बोलते हैं, दूसरा जंक्शन यहाँ बनता है, J2 बोलते हैं। एक्टिव क्षेत्र में प्रचालित होता है ट्रांजिस्टर, उस समय पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है और दूसरा जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में होता है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है और आसानी से वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, तो ये देखो सी ऑप्शन ये रहा, ठीक है। अगर इस पूरे क्वेश्चन में सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम लिखा हुआ होता देन आपका आंसर ए होता, क्योंकि जर्मेनियम की फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.3 वोल्ट का है, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ स्पेस ले लेते हैं और मैं आपको जो
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वो। ड्राइंग में तो वो बच्चा बता रहा था कि एक सिंबल आया था, नोज प्लायर दिया हुआ था, उसमें कर दिया था उसने, ठीक है। और मैथ के जो क्वेश्चन आए वो भी बताता हूँ। एक तो वो महिलाओं से संबंधित था, वो बच्चा लिख रहा है कि सर लंबा क्वेश्चन था तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, पोस्ट वाला है। अब देखो, जिस बच्चों ने मेरे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली सारी क्लासेस देखी है तो पोस्ट के बारे में तो पता नहीं मैंने कितनी बार बताया था, तो सुनना ध्यान से। पूरा नाम बताता हूँ पहले तो इसका सुनना। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, यौन उत्पीड़न से संबंधित एक कानून बनाया था। यानी ये दरअसल है क्या, ये कानून है और कब लागू हुआ था, 2013 में लागू हुआ था। कहाँ पर लागू हुआ था गुरुजी? ये फैक्ट्री एक्ट की तरह होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई हुआ था, ठीक है ना। किसी भी संस्थान में उद्देश्य पूछा गया था इसका क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है महिला उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न रोकथाम। तो महिला और रोकथाम ये दो ऑप्शन में थे। यानी सवाल ये पूछा था कि पोस्ट, फिर ऑप्शन छोड़ दिया, का उद्देश्य है, मतलब किसके यौन उत्पीड़न से सुरक्षा करना इनका उद्देश्य, ऐसा क्वेश्चन था। तो महिला यानी वुमेन और रोकथाम यानी प्रिवेंशन, ये ऑप्शन आपको करके आना था। और बताता हूँ, सुनना ध्यान से। ये जो पोस्ट होता है इसमें प्रत्येक संस्थान को एक कमेटी बनानी होती है जिसे आईसीसी बोलते हैं। पूरा नाम होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक शिकायत समिति। अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो वो अपने संस्थान में उसकी सूचना दे सकती है इस कमेटी को। सवाल पूछा जाता है कि इसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल कौन है या मेन कौन होता है। तो इसका जो पीठासीन अधिकारी होता है वो उस संस्थान में काम करने वाली वरिष्ठ महिला कर्मचारी होती है, ये ध्यान रखना है। यानी उनके साथ ही काम कर रही वो महिला, वो फीमेल होगी जो पोस्ट में सबसे हायर पोस्ट पे है उस संस्थान में, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक क्वेश्चन ये आया था। तो सवाल क्या पूछा था, पोस्ट किसकी सुरक्षा के लिए, तो महिला और रोकथाम, प्रिवेंशन, वुमेन और प्रिवेंशन, ये करना था। और उसने बच्चे ने बताए 2-3, वैसे बोले गुरुजी याद नहीं रहा। इंग्लिश के आए थे सर 5 से 6 क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव वाले टॉपिक से, ठीक है। किसकी बात कर रहा है वो, इंग्लिश लिटरेसी वाला टॉपिक है ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। 5 से 6 क्वेश्चन आए थे एक्टिव पैसिव के। अब देखो इंग्लिश तो भाई सीधी सी बात है, बिना क्वेश्चन देखे याद नहीं रहती, तो फिर आप एक्टिव पैसिव वाला अच्छे से पढ़ जाना। उसके बाद में कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन पूछा था, मोबाइल फ़ोन थोड़ा पास से इंटरनेट किस माध्यम से यूज़ करता है, और इसका कुछ ऑप्शन था। देखो अगर थोड़ा पास में हम यूज़ करते हैं तो आप इसको बोल सकते हो, आजकल तो हॉटस्पॉट या थेटरिंग बोलते हैं शायद उसे। जो भी ऑप्शन था आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को थोड़ा करके आना। और इतना ही बताया था लगभग उसने, ठीक है ना। और एक कंप्यूटर वाले में से आया था, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्वेश्चन है उनमें से आया था, ठीक है। और ड्राइंग का जो आया था वो मैं आगे बता ही दूंगा। इसमें नोज प्लायर आया था, वो डायग्राम नोज प्लायर का मैं आपको दिखा दूंगा। एक ये क्वेश्चन अलग से आया था, ओसिलेटर में फीडबैक नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये डायग्राम देकर पूछा था। देखो मेरी बात सुनो, ओसिलेटर बनता ही तब है जब उसको फीडबैक दिया जाता है, ठीक है ना। फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट में से कुछ हिस्सा निकाल दो। वास्तव में एक एम्पलीफायर को अगर पॉजिटिव फीडबैक दे दिया जाता है तो वही आपके लिए क्या कहलाएगा, ओसिलेटर। तो इसको जो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं वो 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग के उद्देश्य से लगता है। सी उत्तर करके आना, सिग्नल को 180 डिग्री फेज विस्थापित करने के लिए हम फेज शिफ्टिंग वाला फीडबैक लगाते हैं। मतलब डायग्राम देख लो और आंसर की लाइन पढ़ लो। सिग्नल को 180 डिग्री फेज शिफ्ट करने के लिए, ठीक है ना। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके पास अभी भी मौका है। अब देखो भाई, कंट्रोल पैनल में ये वायरिंग एसेसरी है, इसका नाम पूछा है यार, कितनी बार बता चुका हूँ। इसके 3 क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम देकर नाम पूछते हैं, ये डिन रेल है। अब उल्टा क्वेश्चन आता है, डिन रेल का उपयोग क्या है, तो डिन रेल भैया बिना स्क्रू के ओवरलोड रिले, कॉन्टेक्टर इत्यादि को माउंट करने के लिए लगती है।
अब इसका वाइस वर्सा आता है। वाइस वर्सा का मतलब समझते हो? उपयोग देख कर के पूछता है कि ये कौन करेगा, यानी वो हमसे पूछता है कि बिना स्क्रू के पैनल बोर्ड में ओवरलोड रिले कॉन्टेक्टर वगैरह लगाना है, इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तब ऑप्शन में डिन रेल दिया हुआ होता है। तो इसके 3 क्वेश्चन आते हैं, घूम फिर के तीनों मिल जाएंगे देखने को। अच्छे से पढ़ लेना, टाइम निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। जो बच्चा हमारी वो थ्योरी की 27 क्लासेस देख जाएगा, गारंटी देते हैं एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन प्लीज़ ज़रूर दबा देना, बहुत मेहनत करते हैं यार आपके लिए। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो यार, मैं कल देख रहा था 50% बच्चे तो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। दबा दो बटन सब्सक्राइबर वाला, है ना, थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, हम भी खुश हो लेंगे। अगला सवाल देखो, सिंक्रोनस मोटर चलाने के लिए एक्साइटर क्यों लगाते हैं? देखो सीधी सी बात है, सिंक्रोनस मोटर को दोनों सप्लाई देनी पड़ती है, इसलिए इस मोटर को डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है। इसके रोटर को हम जब एक्साइट करते हैं तभी ये अपनी तुल्यकाली यानी सिंक्रोनस गति से चल पाएगी, अदरवाइज चलेगी नहीं। आजकल इसमें डैम्पर वाइंडिंग लगती है जो इसे स्क्विरल केज मोटर की भांति स्टार्ट करती है। जब तक आप फील्ड को एक्साइट नहीं करोगे तब तक सिंक्रोनस मोटर ही नहीं बनेगी वो, और ना सिंक्रोनस गति पर आएगी। डी उत्तर करके आना, ठीक है। सिंक्रोनस गति से इसे चलाए रखने के लिए कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त इस सामग्री का नाम क्या है? तो ये केबल बाइंडिंग स्ट्रेप कहलाती है। डी उत्तर करके आना। थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, क्योंकि डिटेल से ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। बार बार रिपीट करूँगा, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो तो सोचेंगे कि ठीक है जी आराम से बताओ, लेकिन जो पुराने हैं वो कहेंगे गुरुजी फटाफट क्वेश्चन बता दो बस, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हुई है, क्वेश्चन देखते ही हम उत्तर करने में सक्षम है। बिल्कुल, कई बच्चे करने में सक्षम है भाई, पढ़ते हैं, सीधी सी बात है। कौन सा एसी ट्रांसमिशन सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया है? तो 3 फेज 3 वायर प्रसारण होता है। बार बार बता चुका हूँ क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट 27 में जो क्लास हुई थी लास्ट, उसमें भी यही क्वेश्चन बताया था। और इंसुलेटरों का देखो, इंसुलेटरों के 3 डायग्राम दिए हुए हैं, गारंटी दे रहा हूँ तीनों घूम घूम कर आएंगे। तो ये तो है आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, कुछ जगह आपका सेकल इंसुलेटर आ रहा है और कई जगह सिंगल शेड पिन इंसुलेटर आ रहा है। 3 इंसुलेटर है मेरे प्यारे बच्चे। असाइनमेंट में 3 इंसुलेटर दिए हुए हैं, तीनों इंसुलेटर का डायग्राम पढ़कर चले जाना, आपके पेपर में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। वोल्टेज स्टेबलाइजर है एसी का, उसका प्रकार क्या है बताइए। देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ना, तो स्विच लगा दिया और 1 2 3, यानी हमें हाथ से इसे स्टेप वाइज स्टेप वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए इसे मैनुअली स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइज़र बोलते हैं, यानी हस्तचालित रूप से इसे हमें रेंज सिलेक्शन करनी पड़ेगी। एक्स से चिन्हित इस भाग का नाम पूछ रहे हैं, तो ये है डीसी बस बार, पूरा बता देता हूँ। एसी बस की सप्लाई है, उसके बाद में डायोड लगा हुआ है तो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर ने एसी को डीसी कर दिया, यानी यहाँ एसी था यहाँ आकर डीसी हो गया। ये इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर ने डीसी को क्या बना दिया, एसी, फिर एसी की मोटर चला रहे हैं, यानी एसी सप्लाई है और एसी मोटर चला रहे हैं देखो, लेकिन बीच में इतना सारा और लगा दिया, ठीक है। बी उत्तर करके आना, डीसी की बस है ये, ठीक है। उसके बाद में बिजली उत्पादन के लिए कौन सा ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में है? भारत में कोयला बहुत है, थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अभी देखो राजस्थान में तो अल्ट्रा थर्मल की भी घोषणा हो चुकी है, ठीक है। ये बच्चे ने उसने स्क्रीनशॉट फिर कुछ भेजे थे, मैंने वही रख लिए फिर, है ना। तो ये है आपकी डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग, ए उत्तर सही आएगा इसका। डीसी जनरेटर अपना अवशेष चुंबक पर क्यों खो देंगे? अगर उल्टी दिशा में घूमेंगे तो मैंने बताया सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होते हैं उसकी 4 शर्तें होती है। घूमने की दिशा अवशेष चुंबक से जुड़ने वाली हो, ताकि ऐसा वोल्टेज बने कि वो उसको सहयोग कर सके, उसका अपोज ना करे, ठीक है। तो आपको इसमें डी उत्तर करके आना है। जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है ना मैं पूरी डिटेल से बता चुका हूँ यार, बार बार बोलने में कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास समय है आप पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। वही है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों लगाते हैं? तो डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग समाप्त करने के लिए होती है, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर का पूछे तो 2 उत्तर देना, वहाँ वो मोटर को सेल्फ स्टार्ट भी बनाती है। डीसी जनरेटर में कौन सा ईएमएफ होता है? ध्यान रखना है, जनरेटर डीसी का हो या एसी का हो, हमेशा एसी ईएमएफ उत्पन्न होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि क्वेश्चन नए है तो वो वीडियो को रोक ले, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आराम से पढ़ सकता है, ठीक है। और ये था फाइनली वो नोज प्लायर वाला। बोले गुरुजी ये सिंबल दिया हुआ था, पूछा कि नोज प्लायर का प्रतीक इनमें से कौन सा है, और ये ऐसे एक नोज प्लायर का प्रतीक हमें दिया हुआ था, ठीक है। बस हो गए, इतने ही थे। कुल मिलाकर के मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि 27 क्लासेज थ्योरी की दी थी,
10 क्लासेज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें ड्राइंग और कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन साथ में दिए थे। लगभग पेपर वहीं से आया था। आज के लिए बस इतना ही था। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को।